There is no greater agony than bearing an untold story inside you. नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ महिमा and I am a member of Project Kahani Course at Sarkari School. Sarkari School is a non-profit organization and it is an initiative of We Citizen Foundation, which is working for upliftment of Indian government schools. Our project, Kahani Course, basically works on educational stories. We upload stories as text, audio, or video format for supplementing learning beyond the classroom teaching. Our aim is to reinstate the old tradition of oral storytelling. Our project is working on moral education and we are working on children's literature. Now, I would like to call my co-host Kirti who will tell you about Prerna 2.0. Kirti, over to you. Good evening, all. Prerna 2.0, Inspiring True Stories, is a storytelling event for those who love to narrate their story and those who want to change the world through their story. It is based upon the educational and moral learning. Through Prerna 2.0, we are inviting storytellers from different places without any age barrier to inspire us through their thoughtful narrations. Our motive is to have a positive impact on the society through our stories, and we want to help children in their education and skill learning through our Prerna 2.0 storytelling event. So, with the introduction of Prerna 2.0, I would like to move on with today's event. I would like to call our first participant, Diasa. Diasa, over to you. Thank you, Kirti. Thank you, all of you. So basically, I'm here to recite a story upon hope and the patience of a particular person. किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि गिरना, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, बट किसी की मृत्यु जब होती है जब उसको तैरना नहीं आता. एज इट इज सेम कि परिस्थितियां हमें समस्या की ओर ले जाती हैं, बट वो बड़ी समस्या तब बनती है जब हमको उसका समाधान नहीं मिलता. सो विद दिस आई हियर स्टार्ट माय स्टोरी. एक बार की बात है, एक गांव में फार्मर्स रहते थे और क्लाउड्स और फार्मर्स के बीच में कन्वर्सेशन हुई. बादलों ने सभी किसानों से बोला कि हम ना एक साल के लिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कि वी विल नॉट, हम लोग बरसेंगे नहीं एक साल के लिए. तो सभी फार्मर्स ने अपना हल और मतलब जितने भी एनिमल्स थे, कैटल्स थे, सबको पैक करके या फिर अपने स्टेबल में रख दिया. बट एक ऐसा फार्मर था जो रोज अपना खेत जोतता था, रोज अपने हल साफ करता था. मतलब उसको एक पेशेंस था कि हाँ मैं रोज करूंगा, चाहे ये बादल बरसे चाहे ना बरसे. तो एक बार एक पूरा सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बादल उसके पास गया, फार्मर के. तो एक बादल ने पूछा कि हमने तो स्ट्राइक ले रखा है, फिर आप क्यों रोज रोज इतनी मेहनत करते हो, मतलब क्यों इतना, मतलब ऐसे एक इंसान में इतना पेशेंस कैसे हो सकता है कि हमने एक साल का टाइम दे दिया आपको, फिर भी आप रोज आते हो. तो उन्होंने बोला कि मैं बेसिकली रोज इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये होप है कि अगर मैं रोज अपना हल चलाऊंगा, अपने खेत को जोतूंगा, तो एक ना एक दिन आप एक साल से पहले जरूर बरसोगे. और मेरे को एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मैंने नहीं करा तो मैं भूल सकता हूँ अपना खेत जोतना, मैं भूल सकता हूँ. बादलों के दिमाग में ये बात खटक सी गई कि यार हम अगर एक साल तक नहीं बरसे तो व्हाट हैपेंस कि इफ वी आल्सो फॉरगेट. तो वो तुरंत बरस गए कि हम ना भूले बरसना, तो वो उसी टाइम पे बरस गए. और जो बाकी फार्मर्स थे उन्होंने अपना सामान बांध रखा था, तो वो ना तो उनका खेत जो था, ना उनकी मेहनत नहीं हुई. और जिसने मेहनत करी थी, जो पेशेंस से था, जिसको उम्मीद थी, उसने उसका उम्मीद सक्सेसफुल हुई. तो इस बेसिकली स्टोरी का मॉरल ये है कि जो परिस्थितियां हैं वो आपके कितने भी विपरीत हो जाए, अगर इफ यू हैव होप एंड पेशेंस इन योर inside your heart and your mind,
and you can fulfill any of the situation, overcome any of the situation. So this is my story. Thank you, everyone. बहुत खूब दी आशा, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई आपने और बिल्कुल सही कहा कि मुश्किलों के बारे में ही सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉर्ट आउट होंगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रिदम मेहरा। रिदम मेहरा, ओवर टू यू। Okay. Hello, I am Riddham Mehra. I'm from Rajasthan and I'm a member of Kahani Coach. So मैं आज जो आपको स्टोरी सुना रही हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है, अपना खुद की। और मेरा टॉपिक है उम्मीद, होप। आपने सुना तो होगा ही कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट मेरे को ये समझ तब आया जब मैं 10वीं कक्षा में थी। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं 10वीं कक्षा में थी, ज्यादा पढ़ाई में अच्छी थी नहीं, ठीक ठाक पढ़ लिया करती थी और एवरेज स्टूडेंट थी। लेकिन 10th क्लास में मेरा एक बहुत बड़ा दुश्मन था और उस दुश्मन का नाम था मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत लोगों का दुश्मन है। तो क्या होता था उस वक्त कि मैं पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रही थी मैथ्स के अंदर। और धीरे धीरे करके टीचर्स के ताने सुन के कि ये लड़की अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की जिंदगी में ये अगर ये मैथ्स नहीं पढ़ पा रही है और हर सब्जेक्ट में एवरेज है तो ये लड़की अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरी एसएसटी की टीचर जो कि बोलती थी कि ये लड़की अगर एक दिन में पढ़कर 60 मार्क्स ला सकती है तो शायद इसका कहीं ना कहीं एसएसटी में इंटरेस्ट है। बट बाकी टीचर्स को मेरे पर्सनालिटी और मेरे व्यक्तित्व में कोई इंटरेस्ट ज्यादा था नहीं। तो ज्यादातर मुझे सिर्फ ताने ही मिलते थे टीचर्स से। मैं बहुत निराश और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहने लग गई थी अपने आप से। फिर मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी, मेरी नई टीचर। उस टीचर का नाम 10th में कंचन मैम था। उन्होंने मुझे ट्यूटरिंग करना स्टार्ट किया और लास्ट के कुछ 4 महीनों में मुझे इतने अच्छे से तैयार किया कि जहाँ पे मैं 15 या 20 मार्क्स भी 100 में से नहीं ला पा रही थी, वहां पे मैंने 60 मार्क्स स्कोर किए थे। तो 10 बोर्ड्स वाज लाइक मेरे लिए एक बहुत हॉरिबल स्टोरी थी। लेकिन एक उम्मीद के कारण मैंने अपने आप को जगाया और उन टीचर ने मुझे सिर्फ इतना ही नहीं समझाया कि कि मैं मैथ्स में अगर इतनी अच्छी नहीं हूं तो कोई बात नहीं, चलता है। पर उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि जरूरी नहीं है कि हम सब हर चीजों में हर चीज में अच्छे हों। जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, उसी तरह हम सब एक जैसे नहीं है। हम सबके अलग अलग टैलेंट्स है और अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। और मेरा इंटरेस्ट एसएसटी था, सोशल साइंस। मैंने बाकी सब लोगों के बहुत मना करने के बाद भी 11th में आर्ट्स ली और 90% स्कोर किया 12th बोर्ड्स में। उसके बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स सब्जेक्ट में साइकोलॉजी मिली। और आई कैन से कि इसमें पूरी जर्नी में जो सबसे ज्यादा एक रोल मेरी जिंदगी ने प्ले किया वो उम्मीद का था, होप, जो मैंने जिंदगी में कभी छोड़ी नहीं और जो मेरे साथ जो लोग थे जिन्होंने मुझे उम्मीद छोड़ने नहीं दी। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन रिदम एट फर्स्ट तो 90% के लिए क्योंकि मेरे नहीं आए थे 12th में। थैंक और यू। काफी काफी रिलेटेबल था, काफी स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे, खास करके जिन्हें जबरदस्ती साइंस लेने पड़ी और वो भी रिलेट कर पाएंगे। डेफिनेटली। तो काफी काफी इंस्पायरिंग था एक्चुअली। थैंक यू रिदम। And with this, I would like to call our third participant, Kritika. Welcome, Kritika. All the best. कृतिका, आप स्टार्ट कर सकती हैं। Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay, I'm from Tamil Nadu. I would like to speak in English. It is acceptable? Yeah, any language is acceptable. Okay, I'm going to say about an inspiring story of living people. Okay, to understand this impact of the story, let us go back to 1970s in England. A cute little girl named Joan, and her father is an engineer, and her mother is a worker, and she have one younger sister. They are a family for good example of good family.
Joan was a reader of books, fond on reading of books. Her mother presents books on every birthday, and she also gets books from libraries. She keeps reading. Her life was moving joyfully, but there was a difficult thing happening. That is, her mother was affected by multiple sclerosis, which means that a lack of immunity. Her mother was unable to have a immunity, and she was mentally affected. For this, affecting this, her father want to get divorce from her mother. So the family is getting up to her elder sister, that is for to Joan. So all her burden on her head. At that time, she was completing her schoolings. She was able to complete her schoolings, and she was getting a bachelorate degree. And she was getting a job of a translating agent in a company. So she was able to manage somehow a financial crisis. And Joan was thinking she was able to survive. And that time, her mother was getting died. Um, After that, she feels that she was unable to get her motherly love from her teenagers. So after that, she needs a change in mind. So she moves to Portuguese, and she was managed to get a job of tutoring. John meets a person of her same mind, so she was falling in love and getting married to him. And the life was moving smoothly. At that time, he was not a good person for her. He was abusing her, physical abuse. So she makes her mind to move away. She was getting divorced. At that time, she was 7 months pregnant. Nobody is ready to give her a job because she was a pregnant woman, and she was living with her younger sister on a house, and she was very self-respectful person, so she wants to move away from her. A friend of hers says that she could able to get welfare benefits from England because she was a single mother, and she could able to get them, and she applies that, and she was getting that welfare benefits. And with that some money, and she was moving to a single apartment, and she was getting her baby, and she was taking care of her baby and getting a job, and she also keeps writing novels. And somehow her life has started moving peacefully, and her first novel is getting published, and it was not that much good and not reached most of the people. And after that, she was keeping a writing of her dream novel, and she needs a publisher to get a book get published. She was going to all publishers on doorstep, and not one two, she's getting to 12 publishers, and nobody is ready to publish her book because it was a theme of young and teen adults. So nobody is willing to publish that book. And after that, one publisher gets an idea. This book is something for a small age and for teenagers. So why can't we give this to her daughter, and she could read and analyze this book? And the publisher gives the book to his daughter, and she read them, and she was obsessive to know what the next part is. So the publisher was able to know that this book is contains something, and the book is getting published, and the advance is given to Joan. And Joan was facing first time success on her life, and the book is getting first, second, third, and fourth publishing of books, and the books is moving very big big places. And then she was she not only writes one to stop writing on her parts, she keeps writing 7 parts for the book. And we are talking about the book of Harry Potter writer J.K. Rowling's life story. And she not start in a single or double. She's kept writing 7 parts of her books, and she faced a lot of trouble in her life. And now she's richer than Queen Elizabeth, and not only name, fame, popularity, she was able to get royalty and many things from her writings. So we should keep working for hard and hard. We should not waste our time. That is, we should work hard until our signature changes to our autograph. Thank you. What a story, Kritika. Uh, she suffered so much in her life, and after so many difficulties, she was able to get the success she deserved. Now, I would like to call our next participant, Sakshi Agarwal. Sakshi, the stage is all yours.
So, hi everybody. My story is on kindness. So, all of you know, kindness is a key to happiness. So, hereby I start my story. बहुत समय पहले की बात है. एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे. उनके गुरुकुल में बड़े-बड़े राजा महाराजाओं से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे. वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य की शिक्षा आज पूर्ण होने वाली थी. सभी बड़े उत्साह के साथ अपने-अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे. तभी ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी. अभी सभी मैदान में एकत्रित हो जाइए. आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया. ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका आखिरी दिन है. मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें. यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा. तो क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्यों ने एक स्वर में बोला. दौड़ शुरू हुई. सभी तेजी से भागने लगे. वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग पर पहुंच गए. वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह-जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था. सभी असमंजस में पड़ गए. जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान व्यवहार कर रहे थे, वहां अब सभी अलग-अलग व्यवहार कर रहे थे. खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म कर ली और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए. पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ लोगों ने बहुत समय लगाए. भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने प्रश्न किया. यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ-साथ ही दौड़ कर रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई. कुछ दूसरे को धक्का देकर आगे निकल रहे थे, तो कुछ संभल कर आगे बढ़ रहे थे और कुछ तो ऐसे भी थे जो नुकीले पत्थर उठाकर अपने जेब में रख रहे थे ताकि दूसरे आने वाले लोगों को आसानी हो. इसलिए सबने अलग-अलग समय में दौड़ पूरी की. ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वो आगे आएं और मुझे वे पत्थर दिखाएं. ऋषिवर ने आदेश दिया. आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे. पर ये क्या जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, वो तो दरअसल बहुमूल्य हीरे थे. सभी आकर्षित हो पड़े और ऋषिवर की तरफ देखने लगे. मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं. ऋषिवर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और ये दूसरे को विषय में सुनने वाले शिष्य का मेरा इनाम है. पुत्रों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग की दृष्टि है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वो सबसे समर्थ होने में जो इस भागम भाग के दौर में दूसरों की मदद करता है, वही जीतता है. अतः यहाँ से जाते-जाते हम इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी कर रहे हैं, उसे परोपकार की ईंट लगाने कभी न भूलें. अतः वही आपकी सबसे अनमोल मांग पूरी होगी. Thank you. Thank you, Sakshi. It was a great narration, and we all believe that kindness is really important. So, with this, I would like to call our next participant. That's Komal. Komal, welcome. Over to you. Yeah, hi everyone.
या हाय एवरीवन, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ कोमल, आप ऑडिबल हो। तो मेरी कहानी का मेन उद्देश्य है फॉर जस्टिस। तो आप लोगों ने तो अकबर और बीरबल के बारे में सुना ही होगा कि कैसे बीरबल अपने सूझबूझ से हर एक चीज का न्याय निकाल लेते थे। बस उन्हीं में से एक कहानी मेरी है जो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार की बात है, अकबर दरबार में बैठे हुए थे। ठीक तभी एक तेली और कसाई परस्पर लड़ते झगड़ते हुए आए। बीरबल ने पूछा, तुम दोनों में से शिकायत कौन लेकर आया है? इस पर तेली ने कहा, हुजूर मैं वादी हूँ, और कसाई ने कहा, मैं प्रतिवादी हूँ हुजूर। तो बीरबल ने उन दोनों से लड़ाई के कारण पूछा। तो इस पर तेली ने कहा, गरीब परवर, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। तो इतने में इस कसाई ने मेरे पास आकर तेल मांगा। मैं अपना काम छोड़कर मैंने इसे तेल दे दिया और फिर से अपने काम में जुट गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि पैसों की थैली नहीं है। मुझे इस कसाई पर शक हुआ कि इसलिए मैं उसी वक्त दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसके हाथ में वह थैली देखी। लेकिन जब मैंने उसे थैली मांगी तो उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि यह तो मेरी है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा भी झूठ होता तो ऊपर वाला साक्षी है कि वो जानता है। आप अब इंसाफ करके मेरी थैली मुझे दिलवा दीजिए। इस तरह तेली जब अपना हाल सुना चुका तो कसाई कहने लगा, हुजूर मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ बिक्री के पैसे गिन रहा था। इतने में ये तेली रोज की तरह तेल बेचने आया और इसकी दुकान मेरी दुकान से 4-5 घरों के फासले पर है। यह जिस वक्त मेरे पास आया उस वक्त पैसों की थैली मेरे पास रखी हुई थी। इसके जाते ही मैंने देखा थैली नहीं है, तो मैंने उसके पीछे दौड़कर इसे पकड़ लिया और अपनी थैली इससे छीन ली। इतना कहने के बाद कसाई बोला, मैंने अपनी बात सच्ची सच्ची कही है। अगर इसमें थोड़ा भी झूठ होता तो खुदा गवाह है, हुजूर आप ही अब हमारा इंसाफ करें। दोनों की बात सुनकर बीरबल ने उन्हें दूसरे दिन आने का हुक्म दिया और पैसों की थैली अपने पास रख ली। उनके चले जाने के बाद बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उस थैली में से पैसे निकलवा कर धुलवाए, तो उनमें तेल का अंश बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, बल्कि इस प्रकार की बदबू आई जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वो थैली कसाई के है। अगले दिन ठीक समय पर कसाई और तेली दोनों आ गए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला बता दिया तो तेली चीखने और पुकारने लगा। लेकिन जब बीरबल ने उसे कोड़े लगाने के लिए हुक्म दिया तो उन्होंने डर से अपना गुनाह तो कबूल कर ही लिया, क्योंकि वो कोड़ों से तो डर सकते थे कि कैसे वो कोड़े लगवाते। तो इस प्रकार उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, पैसों की थैली कसाई को सौंप दी और तेली को उपयुक्त सजा देने का हुक्म दिया गया। इस प्रकार से यह समझ में आता है कि हम लोग कैसे अपनी सूझबूझ से या किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं या किसी भी चीज को कैसे हम उनको न्याय दिलवा सकते हैं। थैंक यू। बहुत खूब कोमल, आपने हमें स्टोरी के थ्रू ये बताया कि कैसे सूझबूझ के थ्रू, एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं, जस्टिस दिला सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर टीम लीडर चाहत चोपड़ा फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स। चाहत, ओवर टू यू। Thank you, Mahima, and thank you, Kirti, for anchoring this beautiful event. And I would like to thank all the participants who have participated today. It's a great achievement for us, and I think so for you all. So, I would like to express my gratitude towards all of you. Thank you very much for coming today and giving your precious time to us and giving us so beautiful stories related to your life or some fictional stories. Thank you so much.